नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, आईबीपीएस हो, एफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, यूपी कैटेट, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सभी लोगों का हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा एग्रोनॉमी का जो गेहूं से संबंधित, जो फसल से संबंधित सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है। यानी कि एग्रोनॉमी की कई सीरीज हो चुकी है, लेकिन गेहूं की ये पार्ट 2 सीरीज है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि गेहूं से या गेहूं क्रॉप से संबंधित प्रश्नों को लाया जाए, तो हम गेहूं से संबंधित प्रश्नों को एक सीरीज बना चुके हैं। ये सेकंड सीरीज है। जो लोग उस सीरीज को नहीं देखे हैं वो लोग ईमानदारी से जाकर उस सीरीज को देख लें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं कि गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पंजाब। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम उत्पादन की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल में पूरे भारत में सबसे फर्स्ट रैंक जो रखता है उत्तर प्रदेश रखता है। अगर यही हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन के मामले में भी फर्स्ट रैंक किसकी आती है? उत्तर प्रदेश की आती है। तो यहां पे पूछा उत्पादकता, तो उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट रैंक जो लाता है वो पंजाब राज्य लाता है। इसका कुछ कारण भी है। क्या कारण हो सकता है कि आप उत्पादकता में और भी राज्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो उत्पादकता में पंजाब, ठीक है, पंजाब के बाद कौन सा राज्य आएगा जो उत्पादकता सबसे ज्यादा करता है? तो हरियाणा। इन दोनों राज्यों को आप याद कर लेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि पंजाब को न दे के हरियाणा को दे देता है, तो हम लोग वहां पर गलती कराते हैं कि उत्तर प्रदेश पे टिक लगा देते हैं। तो उत्तर प्रदेश मेरे दोस्त ये है क्षेत्रफल की दृष्टि में गेहूं के उत्पादन में, और ये दोनों में फर्स्ट रैंक रखता है। क्षेत्रफल और उत्पादन में फर्स्ट रैंक उत्तर प्रदेश का, लेकिन उत्पादकता की बात कही जाएगी तो फर्स्ट रैंक पंजाब का, सेकंड रैंक हरियाणा का है। क्यों है? क्योंकि वहां पर सर्वाधिक उर्वरक प्रयोग कहां पर होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो सर्वाधिक उर्वरक जो होता है उसका प्रयोग जो होता है ये कहां पर होता है? पंजाब के अंदर होता है। ठीक है, पंजाब वाले सबसे ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इसलिए उत्पादकता यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो होता है वो सबसे ज्यादा पंजाब का है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक चीज और यहां पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और किन किन चीजों में फर्स्ट रैंक रखता है? गेहूं में प्रथम स्थान है, उसके बाद आम में प्रथम स्थान है, उसके बाद आंवला में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, उसके बाद और किस में बताइए? तो ये चीजें हैं जिसमें प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गेहूं की बाली में टेढ़ी मेढ़ी या जिग जैग एक्सिस आकृति की रचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? स्पाइक कहा जाता है, रेचिस कहा जाता है, या कैलियोप्सिस कहा जाता है, या पेलिया कहा जाता है? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है, यह परिवार सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो इसका उत्तर दीजिए आप लोग, इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो लोग रेचिस बता रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट हैं। यानी कि रेचिस, जो लोग सोच रहे हैं कि रेचिस के बारे में रेचिस सही हो सकता है, वो एकदम करेक्ट है। स्पाइक क्या होता है? स्पाइक यानी कि गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम स्पाइक कहते हैं, ये याद होना चाहिए। कैरियोप्सिस क्या होता है? कैरियोप्सिस जो बीज होता है गेहूं का उसको कैरियोप्सिस कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। पेलिया क्या होता है? पेलिया गेहूं के जो छिलका होता है ऊपर वाला पार्ट, उसको हम पेलिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस क्वेश्चन को आप लोग हंसते हंसते कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गेहूं है, गेहूं क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, या उपयुक्त में से सभी है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गेहूं जो होता है एक प्रकार का लॉन्ग डे प्लांट होता है, इसको एलडीपी कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और यह एक प्रकार की रबी सीजन की क्रॉप्स है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ जौ को भी आपको याद रखना है और चना को भी याद रखना है। ये दोनों रबी सीजन की क्रॉप है। ये दोनों क्रॉप्स ऐसी हैं जो लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, गेहूं की फसल की कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग करते समय नमी की मात्रा कितने प्रतिशत होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अब एग्जाम में टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार के साथ। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और ताल ठोक कर जय महाकाल। उम्मीद करता हूं आप लोग काफी अच्छे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, क्या हो सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको कर ले जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, 10 से 12%, 15 से 20%, 20 से 25% या 25 से 30%। तो जो लोग इसका 10 से 12% बता रहे हैं वो लोग एकदम गलत हैं। क्योंकि इसलिए गलत है, यहां पे पूछ रहा है कि हार्वेस्टिंग के समय यानी कि कटाई के समय कितनी % नमी होनी चाहिए। तो ये भंडारण जब करते हैं तो भंडारण में 10 से लेकर 12% नमी की आवश्यकता होती है। तो यहां पे पूछ रहा है कटाई के समय कितनी नमी की आवश्यकता होती है। जो लोग ईमानदारी से 25 से लेकर 30% के बीच में बता रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हार्वेस्टिंग के समय 25 से 30% नमी की आवश्यकता पड़ती है। तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है टेट्रिकेल का क्रॉस है गेहूं और राई का, गेहूं और धान का, गेहूं और ज्वार का, और ज्वार और राई का। तो इसका आंसर आप लोग दें, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो बात कर लेते हैं टेट्रिकेल का क्रॉस, यानी कि इसका विकास जो हुआ था 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 19वीं शताब्दी में हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। और यह एक प्रकार का मानव निर्मित खाद्यान्न है। ठीक है, मानव निर्मित खाद्यान्न है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूछता है एग्जामों में कि कौन सा मानव निर्मित खाद्यान्न है, तो ये हो जाएगा मानव निर्मित खाद्यान्न है। 2 पॉइंट यहां पर क्लियर हुए। और तीसरा पॉइंट, इसका विकास कहां पर किया गया, तो स्कॉटलैंड और जर्मनी में विकास किया गया। ठीक है, स्कॉटलैंड और जर्मनी में इसका विकास किया गया, ये आपको याद होना चाहिए। और किस वैज्ञानिक ने किया था इसका विकास, तो रिम्पू नामक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था, रिम्पू नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसका विकास किया गया। इन सब चीजों को आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो एक बार 2 बार इस वीडियो को जरूर पढ़िए, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। अब यहां पे क्वेश्चन एक चीज बनता है कि किसके किसके बीच में क्रॉस हुआ, तो ये सिकेल और सीरियल दोनों के बीच, ये टेट्रिकम स्टाइवम। ठीक है, टेट्रिकम स्टाइवम क्रॉस सिकेल सीरियस। ठीक है, सिकेल सीरियल, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके गेहूं और राई निकाला गया। तो यहां पे क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो इसका दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, गेहूं और राई ये टेट्रिकेल दोनों का क्रॉस है। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, क्या देता है, गेहूं और जई दे देता है। ठीक है, गेहूं और जई दे देता है। तो सब लोग बच्चे गेहूं और जई दे के तुरंत मार देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, गेहूं और राई का क्रॉस टेट्रिकेल का रहता है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से गेहूं ट्रिपल जीन बोनी किस्म कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है, हीरा, मोती, लाल बादशाह, उपयुक्त सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन बच्चों की तरह इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो इस उम्मीद को आप लोग बनाए रखिए, लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की ट्रिपल जीन बोनी किस्म कौन सी होगी, तो हीरा है, मोती है, लाल बादशाह या उपयुक्त सभी। तो इसकी जो किस्में हैं ट्रिपल जीन, ये सभी हो जाएंगी, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ एक और याद कर लेंगे, संगम। ठीक है, संगम को भी याद कर लेंगे, ये भी ट्रिपल जीन बोनी किस्म है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 है, ईमानदारी से इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। गेहूं की कटाई का सूचकांक, जिसको हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोला जाता है, होता है, कितना होता है ये आपको बताना है। 20 से 25%, 30 से 35%, 40 से 45% या 50 से 55%। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं 40 से 45%, वो यहां पे एकदम करेक्ट है, यानी कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं की कटाई सूचकांक यानी कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है, 40 से 45% होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, गेहूं की खेती के बारे में काफी बच्चों की डिमांड थी कि गेहूं की खेती लेकर आया जाए, गेहूं की खेती को कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि हर एग्जामों में गेहूं से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम गेहूं की खेती को पूरा कंप्लीट करा दिए। ये सेकंड वीडियो है गेहूं की खेती का, एक इससे पहले फर्स्ट वीडियो बन चुकी है, जो लोग नहीं देखें उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सेकंड ये वीडियो है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से गेहूंसा, जिसको गेहूंसा क्या कहते हैं, फ्लेरिस माइनर कहा जाता है, गेहूं का मामा कहा जाता है, उसका वजन कितना होता है। ठीक है, वजन कौन सा, टेस्ट वेट पूछ रहा है। ठीक है, परीक्षण भार पूछ रहा है, कितना होता है, 2 ग्राम, 3 से 5 ग्राम, 25 ग्राम या 40 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लोग ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं वो लोग करेक्ट आंसर है, यानी कि गेहूं के मामा, यानी कि गेहूं इसको गुल्ली डंडा भी कहा जाता है, फ्लेरिस माइनर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका वेट होता है कितना, 2 ग्राम। और यहाँ पे 3 से 5 ग्राम दिया है, ये हो जाएगा सरसों का, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 25 ग्राम किसका होता है, ये धान का होता है टेस्ट वेट। उसके बाद 40 ग्राम किसका होता है, ये आप लोग जानते हैं, गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम होता है। एक चीज और यहाँ पे याद रख लेंगे, 5 से लेके 8 ग्राम ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बाजरे का टेस्ट वेट। ठीक है, बाजरे का टेस्ट वेट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ए ऑप्शन एकदम सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9, इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से गेहूं की जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, 13.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम में, या 12.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम में, या 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम में, या 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम में। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 12.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन जो 13.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम दिया हुआ, ये सबसे ज्यादा होता है रागी का, उसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर बहुत सुंदर प्रश्न है। आप देखिए, गेहूं की जलमांग होती है, आपको बताना गेहूं की जलमांग कितनी होती है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार के साथ। यहाँ पे फ्री क्लासें मिलती हैं और फटाफट रिवीजन करवाया जाता है और कोई किसी प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि गेहूं की जलमांग कितनी होती है, 900 से लेकर 2500 एमएम, या 450 से लेकर 650 एमएम, 500 से लेकर 800 एमएम, या 700 से लेकर 1300 एमएम। इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लोग बी के साथ जा रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि 450 से लेकर 650 एमएम गेहूं की जलमांग होती है। यहां पे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 900 से लेकर 2500 एमएम दिया होगा, ये धान की जलमांग हो जाएगी। उसके बाद यहां पे 500 से लेकर 800 दिया है, तो ये मक्का की जलमांग हो जाएगी। ठीक है, ये मक्का की जलमांग हो जाएगी, ये आपको याद होना। 700 से लेकर 1300 एमएम ये हो जाएगा कपास का जलमांग, कपास का जलमांग। उसके बाद एक गन्ने का भी याद रखना है, गन्ना का जलमांग कितना होता है, तो उसका होता है 1500 से लेके कितना हो जाएगा, 2500 एमएम होता है। ये आपको याद होना है गन्ने का। तो यहां पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर काफी लाजवाब क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। गेहूं में प्रमाणित बीज के पृथक्करण दूरी यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं गेहूं के अंदर, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों रखते हैं, यानी कि शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए, बीजोत्पादन में आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, यानी कि पृथक्करण दूरी रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है, 3 मीटर, 5 मीटर, 25 मीटर या 30 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लोग 3 मीटर बता रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट हैं, क्योंकि गेहूं का याद रखेंगे, गेहूं, धान, मूंगफली और उसके साथ जई, इन सब का पृथक्करण आइसोलेशन डिस्टेंस 3 मीटर रखा जाता है, ये एकदम करेक्ट होता है। उसके बाद 5 मीटर की बात कर लेते हैं। आलू का आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं, ये 5 मीटर रखा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पर डे यहां पर क्लास चलती है एग्रीकल्चर की। हर कंपटीशन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गेहूं का बीज गुणन अनुपात कितना होता है। ठीक है, काफी लाजवाब और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देंगे, पहले हम जानेंगे कि बीज गुणन अनुपात कहते किसे हैं, यानी कि एक बीज से एक अगर बीज को हम लगाते हैं एक पौधे से, उससे कितने बीज हमें प्राप्त होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, एक बीज लगा रहे हैं तो उससे कितने बीज बन रहे हैं, कितने बीज का निर्माण हो रहा है, उसको कहते हैं बीज गुणन अनुपात। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं 1:20
1:70 से 1:80, 1:80 से लेके 1:100, 1:100। तो यानी कि एक बीज हम लगा रहे हैं तो उससे क्या 20 बीज प्राप्त हो रहे हैं। गेहूं का बताना है, एक पौधा लगा रहे हैं, एक बीज लगाए हैं, उससे कितने उसमें बीज निकलेंगे ये आपको बताना है। अब आप लोग समझ गए होंगे तो इसका आंसर आसानी से आप दे पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, जो लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट हैं। यानी कि एक बीज अगर हम बोल रहे हैं तो 20 बीज हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो गेहूं के लिए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1:70 या 1:80 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा धान के लिए, इसको भी आपको याद करना है। 1:80 दिया है या 1:100 ये हो जाएगा मक्का के लिए। ठीक है, इसका आपको याद रखना है। और 1:100 दिया है तो ये हो जाएगा ज्वार के लिए। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दें। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में दाना और चारा का अनुपात होता है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, इसको कर ले जाएंगे। दाना और चारा का अनुपात पूछ रहा है तो 1:1.5, 1:3, 2:1 या 3:1। तो जो लोग फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं कि 1:5 तो ए ऑप्शन वाले एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि दाना और चारा दोनों का अनुपात, यानी कि दाना अगर 1 किलो है तो इसका 1.5 किलो ये चारा रहेगा। ठीक है, यानी कि 1.5 गुना, इससे 1.5 गुना रहेगा, ये आपको याद होना है। अगर 100 किलो चारा हमें प्राप्त दाना मिल रहा है तो 150 किलोग्राम हमें चारा प्राप्त होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं 1:2, लेकिन ये गलत है, 1:2 नहीं 1:1.5 होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था की खोज किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार एग्जामों में आते हैं और बार बार पूछा जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन, डॉक्टर बोरलॉग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, R.B.L. भारद्वाज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बोरलॉग के बारे में जानते हैं, विश्व के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। यहाँ पर R.B.L. भारद्वाज हैं, जो इनके साथ जा रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, R.B.L. भारद्वाज जो हैं इन्होंने CRI ये क्राउन रूट इरिगेशन जो है ये गेहूं की क्रांतिक अवस्था की सिंचाई मानी जाती है। यानी कि अगर हम CRI अवस्था पर सिंचाई कर रहे हैं तो इसके गेहूं के उत्पादन में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था, किसने खोज किया था, ये R.B.L. भारद्वाज द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में किल्लर बीमारी कहा जाता है। ठीक है, किल्लर बीमारी किसे कहते हैं ये आपको बताना है। भूरी या पत्ती का गेरुई रोग, या पीली धारीदार रोली रोग, या गेहूं की काली रोली रोग, या अनावृत कंडुआ रोग। ठीक है, जिसको अस्टिलोगो न्यूडा कहा जाता है या अस्टिलोगो न्यूड कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना है किल्लर बीमारी किसे कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपको बताना है कि किल्लर बीमारी किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ गेहूं की काली रोली जो होती है, ब्लैक और स्टेम रोट जो होता है, इसको कहते हैं किल्लर बीमारी। ठीक है, ये गेहूं की सबसे खतरनाक और भयानक रोग है, गेहूं की काली रोली रोग जो होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बहुत सुंदर प्रश्न है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से रोली और करनाल बंट रोग के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। राज 3077, राज 1555, राज 3765 या राज 3377। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राज 3077 दिया है, काफी अच्छी वैरायटी है। ये लवणीय के प्रति सहनशील है, क्षारीय के प्रति सहनशील है और देर से बुआई इसको कर सकते हैं। ठीक है, देरी से बुआई इस किस्म को आसानी से आप कर सकते हैं। यानी कि तीनों के प्रति अच्छी किस्म मानी गई, लवणीय में भी लग सकती है, क्षारीय में लग सकती हैं। अगर देरी से हम बुआई कर रहे हैं तभी भी ये अच्छे से लग जाएगी। यहाँ पे राज 1555 दिया हुआ है, ये द्विजीनी गेहूं की वैरायटी है। ठीक है, द्विजीनी गेहूं की वैरायटी है, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज 3377 जो है ये करनाल बंट और रोली रोग के प्रतिरोधी किस्म मानी गई है। ठीक है, राज 3377। और इसमें क्या होता है, करनाल बंट जो रोग लगता है गेहूं में, ये मछली जैसे सड़ी हुई मछली होती है उस प्रकार की गंध आती है किसमें, ये करनाल बंट रोग में। ये आपको ध्यान देना है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं की बुआई करते समय बीज की गहराई कितनी रखते हैं, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो आपको याद होना चाहिए कि 4 से लेके 6 सेंटीमीटर गेहूं की बुआई करते समय इसकी गहराई रखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखना है करेक्ट कौन सा हो जाएगा, जो इसके नज़दीक होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि गेहूं की बुआई करते समय जो गहराई रखते हैं वो रखते हैं 5 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं आंसर वो लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या डेली क्लास के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, इसलिए ईमानदारी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप लोगों को रोजाना क्लास मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है कि भारत में होने वाली रोली रोग, ठीक है, भारत में होने वाली कौन सी रोग, रोली रोग के पितामह कहा जाते हैं, फादर ऑफ रस्ट किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। डॉक्टर एन.ई. बोरलो को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, आर.बी.एल. भारद्वाज को या डॉक्टर के.सी. मेहता को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि डॉक्टर के.सी. मेहता को फादर ऑफ रस्ट कहा जाता है, रोली रोग के पितामह कहा जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो सिंचाई क्षेत्र में गेहूं की उपज होती है, ठीक है, आपको बताना है कि सिंचित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर गेहूं की उपज कितनी होती है प्रति हेक्टेयर में बताना है। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो लोग बता रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर हैं, यानी कि वो लोग सही आंसर दे रहे हैं। असिंचित क्षेत्र अगर है, ठीक है, असिंचित क्षेत्रों के लिए वो हो जाएगी 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और यहाँ पर अगर औसत उपज पूछता, ठीक है, अगर यहाँ पर सिंचित असिंचित ना देकर औसत उत्पादन पूछता तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो हम जाते हैं यानी कि सी ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आज हम गेहूं को कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी कि 2 वीडियो बनी हुई है, तो दोनों वीडियो को आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इससे बाहर एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से आपको बताना है, निम्नलिखित में से गेहूं का द्विबीजपत्री खरपतवार कौन सा है। ठीक है, खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। यहाँ पे द्विबीजपत्री खरपतवार कौन सा है ये आपको बताना है। बथुआ, कृष्ण नील या हिरनखुरी या उपयोग सभी, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बथुआ जो है ये भी द्विबीजपत्री है, कृष्ण नील ये भी द्विबीजपत्री है, यानी कि हिरनखुरी ये भी द्विबीजपत्री है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर एक बीजपत्री की बात कर लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है एक बीजपत्री कौन सा खरपतवार है। तो आपको एकदम याद रखना है कि एक बीजपत्री जो होता है हमारा गेहूंसा जो होता है, ठीक है, जिसको गेहूं का मामा कहते हैं या गुल्ली डंडा कहते हैं, तो वो खरपतवार जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा एक बीजपत्री। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से और अच्छे से समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से आप लोग देखे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, डेली क्लास के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। हर क्वेश्चन का यहाँ पर हर सब्जेक्ट वाइज क्लासें चलती हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में प्रश्न दिए जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को और इस वीडियो को और जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हो सब वीडियो को एक तरह से देख डालिए। सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से एग्जामों में दिए जाते हैं। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं।